आज का वीडियो है एक ऐसे रियल पोर्टफोलियो मीटिंग के बारे में जो हाल ही में एक क्लाइंट के साथ हुई। उनके सारे पोर्टफोलियो को समझा, उनको पोर्टफोलियो के सारे अपडेट्स बताए और साथ साथ में उनके आने वाले गोल्स के बारे में भी। अब ये मीटिंग मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको भी कई सारे इसमें अच्छे पॉइंट्स मिल जाएं जो आपकी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि इससे आप क्या अच्छे टिप्स उठा सकते हो। तो लास्ट वीक जिस क्लाइंट के साथ पोर्टफोलियो रिव्यू हुआ, उनको पोर्टफोलियो रिव्यू करते समय हमने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया क्योंकि कई साल के इन्वेस्टमेंट के बाद अब उनका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो लगभग 1 करोड़ का मार्क क्रॉस कर चुका है। तो ऑब्वियसली क्लाइंट को खुशी भी, बट जब जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो कई क्लाइंटों का एक कहीं ना कहीं से एक गोल भी सामने आ जाता है कि पैसा इकट्ठा हो गया है, अब मेरा एक गोल भी आ गया है, मेरा खर्चा आने वाला है, चलो म्यूचुअल फंड से कुछ पैसा निकालेंगे, उसमें यूज करेंगे, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि आखिरकार आप जब इन्वेस्ट करते हो तो किसी ना किसी गोल को पूरा करने के लिए करते हो, है ना। तो अब इस क्लाइंट ने बोला कि भाई देखो, ऐसा है कि मेरे को अपने अभी एग्जिस्टिंग फ्लैट से मैं एक नए फ्लैट में, एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा हूँ और वो अपार्टमेंट काफ़ी प्रीमियम अपार्टमेंट है और मुझे उसकी इंटीरियर्स कराने के लिए, उसमें फर्निशिंग कराने के लिए लगभग 30 से 35 लाख रुपए चाहिए होगा। तो वो मैं 30 से 35 लाख रुपए कैसे अरेंज करूं? क्या मैं म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करूं या फिर मैं अपने घर पे एक टॉपअप लोन ले लूं, है ना। जो उनका नया घर था उसमें उनका जो लोन है वो उतना ज्यादा नहीं था, तो टॉपअप लोन ले सकते थे। तो अब हमने उनका पूरा एक डीप एनालिसिस किया और उनको 3 स्टेप एडवाइस दी। मतलब उनके इस पूरे इस क्वेरी को 3 स्टेप्स में बांट दिया और वही स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके सामने कभी भी इस तरह का सिमिलर गोल आए, है ना। जहाँ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रॉपर्टीज भी हैं और आपको इंटीरियर के लिए करना है, या कभी मान लीजिए किसी को गाड़ी लेनी होती है, वेकेशन में जाना होता है, कुछ भी करना होता है, अगर आपके सामने आए तो आपको वो गोल कैसे डीपली डाइसेक्ट करना चाहिए और किस तरीके से एनालाइज करके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप, सबसे पहले उनको हमने बताया कि जो वो लेना चाह रहे हैं टॉपअप लोन, वो उनको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मैं थोड़ा क्लाइंट बैकग्राउंड भी बताता हूँ। क्लाइंट के पास 2 प्रॉपर्टीज थी। एक प्रॉपर्टी है जिसमें वो रह रहे हैं, वो लगभग 1 करोड़ की है, उसमें उनका 20 लाख का लोन भी बाकी है, तो 20 हजार की उनकी EMI चल रही है ना। बट उस प्रॉपर्टी में रहते हैं उनको 8-10 साल हो चुके हैं, तो अब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कंपोनेंट भी काफ़ी बैलेंस है। प्रिंसिपल अब ज़्यादा जा रहा है, इंटरेस्ट कम जा रहा है क्योंकि काफ़ी इंटरेस्ट पहले ही चला जाता है ना। दूसरा, जिस नए अपार्टमेंट में मूव करना चाह रहे हैं वो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है और उसमें जो उनका अभी आउटस्टैंडिंग लोन है वो लगभग 80 लाख का है और 80 लाख उन्होंने जब लिया था तो 80 हजार की लगभग EMI चल रही है। बट क्योंकि इसको लिए हुए भी 2 साल में, तो इसमें जो इंटरेस्ट जा रहा है वो लगभग 65 से 66,000 जा रहा है ना। 80 हजार की EMI में 65,000 रुपीज इंटरेस्ट जा रहा है, तो इंटरेस्ट काफी ज्यादा उनका जा रहा है। तो ये तो क्लाइंट का बैकग्राउंड हो गया। और जैसा मैंने आपको बताया, उनका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अभी भी 1 करोड़ क्रॉस किया है, तो उनकी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लगभग 1 करोड़ 12 लाख के आसपास इस समय रखे हुए हैं। तो अब क्लाइंट की समस्या है कि उसको इंटीरियर तो कराने ही कराने हैं, मतलब गोल है, समस्या से ज्यादा तो गोल है, मगर वो पैसा कहाँ से अरेंज करे, है ना। तो क्लाइंट चाहते टॉपअप लोन ले लें अपने नए अपार्टमेंट के ऊपर। उसके लिए हमने उसको मना किया उनको, क्योंकि अगर वो यहाँ से एक टॉपअप लोन ले लेते नया, तो आप सोचिए टॉपअप लोन वो अपने नए घर पे लेंगे या फिर अपने पुराने घर पे लेंगे। अगर मान लीजिए वो किसी भी घर पे लेते हैं, नए या पुराने, उस टॉपअप लोन की एक नई तरीके से टेन्योर शुरू हो जाएगा। और आप जैसा देख ही रहे हो, उनके नए अपार्टमेंट में जिसमें होम लोन लिया उनको सिर्फ 2 साल में, उसमें 80 हजार की EMI में लगभग 65,000 रुपए, 65,000 रुपीज इज गोइंग टूवर्ड्स इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट, इंटरेस्ट की तरह जा रहा है। तो अगर मान लीजिए 30-35 लाख का लोन लेते हैं तो उसमें लगभग 30-35 हजार की EMI हो जाएगी और कुछ नहीं तो 28 से 30 हजार रुपए का उसमें इंटरेस्ट जाने लग जाएगा, जो उनके लिए बहुत सुविधाजनक नहीं रहेगा, है ना। तो उसके लिए तो हमने उनको मना किया कि आप ऐसा मत लो, क्योंकि ऑलरेडी आप पे 1 करोड़ की लायबिलिटी है, कोई फायदा नहीं कि इंटीरियर्स के लिए आप और लोन लेके अपनी लायबिलिटी को बढ़ाएं, है ना। तो उसके लिए हमने उसको बिल्कुल मना किया। सेकेंड स्टेप, एक और चीज के लिए हमको मना किया, वो था म्यूचुअल फंड्स के विड्रॉल के लिए। जी हाँ, जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे गोल्स को दिमाग में रखते हुए पैसा लगाते हैं। उसमें उनका रिटायरमेंट गोल होता है ना, जो 15-20 साल बाद जब कोई भी क्लाइंट रिटायर होता है, सबकी अलग अलग अवधि होती है। अगर आप कोई 35 ईयर ओल्ड क्लाइंट है और वो 55 साल में रिटायर होना चाहता है तो 20 साल की अवधि है। कोई 50 साल का क्लाइंट है, वो 10 साल में रिटायर होना चाहता है तो 10 साल का टेन्योर है। सबका अलग अलग होता है। ये क्लाइंट की उम्र लगभग 40 साल है और 60 साल में रिटायर होंगे तो 20 साल का वक्त था।
तो अब बेटी की एजुकेशन भी है, उसकी वेडिंग भी है, बहुत सारे इस तरह के मल्टीपल गोल्स हैं जिनके लिए पैसा लगा रहे हैं। अब उनका पोर्टफोलियो अभी 1.1 CR हो गया लगभग, बट अगर उससे यहाँ से 30-35 लाख रुपए निकाल देंगे तो वो घूम फिर के वापस 70 से 75 लाख पे आ जाएंगे। तो मैंने ऐसा करने से उनको मना किया। उसकी क्या वजह थी? नंबर 1 वजह कि जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग हो रही होती है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। अब आप सोचिए, उनका पोर्टफोलियो 1 करोड़ 10 लाख का है, 15.5% की उसमें एनुअलाइज रिटर्न चल रही है, जो बहुत अच्छी है, बेंचमार्क बीट हो रहा है। अब अगर इसी रेट से उनका पोर्टफोलियो आगे भी ग्रो करता रहा, लेट्स से अगले 5 साल, अगले 10 साल इस तरह से ग्रो करता रहेगा, तो अगले 5 साल में लगभग ये 1.1 CR 2.25 करोड़ के आसपास होगा, और 10 साल में यही चीज 4.5 करोड़ के आसपास होगी, है ना। तो मैंने बोला कि अगर आप 30-35 लाख रुपए निकाल देते हो तो आपका पोटेंशियल वो पैसा 70 लाख तक पहुंच सकता था 5 साल में। आप सोचो वो 70 लाख आपके पोर्टफोलियो में नहीं होगा अगर आपने उधर से किया। दूसरा, मैं कहा एक वजह ये भी है कि पिछले 1 साल में इंडियन इक्विटी मार्केट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो अगर आप इस समय बेचते हैं तो कहीं ना कहीं आप नीचे के लेवल पे अपने पोर्टफोलियो से प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, बेच रहे होंगे, तो पिछले 1 साल की टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी नुकसान होगा, और कहीं ना कहीं आप नीचे लेवल बेच रहे हो, विच इज़ नॉट गुड टाइम टू सेल, है ना, अभी सही समय नहीं है। तो ये भी एक कारण था कि हमने उनको समझाया, डिटेल में थोड़ा एनालिसिस दिखाया, तो उनको समझ में आया कि वाकई में अगर म्यूचुअल फंड से वो बीच में पैसा निकालते रहेंगे इन गोल्स के लिए, जो कोई प्लान नहीं था, है ना, या तो प्लान करके म्यूचुअल फंड में लगाया होता है, एक गोल प्लान नहीं था, एकदम से उन्होंने घर लिया, उसमें इंटीरियर से खर्चा आया। प्लान गोल्स क्या थे? रिटायरमेंट, बेची की एजुकेशन, वेडिंग, उसके लिए लगा हुआ पैसा, तो उनको भी समझ में आया। बट समस्या वहीं की वहीं थी कि भाई 30-35 लाख का इंटीरियर तो कराना है, वो कराई कहाँ से जाए। तो तीसरा स्टेप हमने उनको सजेस्ट किया। तो पहले दो स्टेप में तो हमने मना किया। पहला स्टेप कि टॉप अप लोन मत लीजिए, दूसरे स्टेप में बोला कि म्यूचुअल फंड भी ना बेचिए। तो क्लाइंट बहुत ऑब्वियसली क्यूरियस हो गए, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि अब म्यूचुअल फंड से भी ना निकालो, लोन भी ना लो, तो 30-35 लाख लाऊं कैसे। तो मैं उनको तीसरा स्टेप बताया, उसने उस स्टेप ने या उस एडवाइस ने उनको काफ़ी सोच में डाला, बट अंत में उनको लगा कि ये सही होगा उनके लिए करना, और हम उस तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मैंने उनको बताया कि भाई देखिए, आपके पास 2 फ्लैट्स हैं, और जो उनका पुराना फ्लैट है जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ से वो शिफ्ट होकर नए फ्लैट में जाएंगे, मैंने सोचा इस फ्लैट का आपको क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि हमें पिछले 2-3 साल में तो बहुत अच्छा रिटर्न आया है, मैं सोच रहा हूँ इसको 2-3 साल और रखूँ, मे भी 5 साल और रख लूँ, उसके बाद इसको बेच दूंगा। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तब तक क्या करेंगे? कह रहे तब तक मैं रेंट पे चढ़ा दूंगा, तो लगभग 20-22 हज़ार का इसमें रेंट आ जाएगा। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो कहने लगे वही मैं सोच रहा था कि उसका लोन ले लूँ। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए, अगर आप 20-22 हज़ार का रेंट दे रहे हैं तो 1 करोड़ के फ्लैट के ऊपर 20-22 हज़ार का रेंट मात्र 2.5 से 3% की ही रेंटल यील्ड आपको देगा। वो भी अगर मैं टैक्स उसमें से हटा लूँ, वो टॉप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो वो महीने का 15-16-17 हज़ार ही रह जाएगा, है ना। और कम रेंटल यील्ड हो गई, मतलब 2% से नीचे की भी रेंटल यील्ड आ गई, तो वो तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। इससे अच्छा अगर वो फ्लैट बेच के म्यूचुअल फंड में ना डालें, कहीं एफडी में भी डाल दें, किसी बॉन्ड में डाल दें, तो उससे मच बेटर रिटर्न बना सकते हैं। नंबर 1 तो ये बताया उनको। नंबर 2 मैंने उनको बोला कि भाई देखिए, आज आप पे 1 करोड़ का लोन है, 20 लाख का है जिसमें आप रह रहे हो, और 80 लाख का जिसमें आप रहने जा रहे हो। इन 2 अपार्टमेंट्स का टोटल 1 करोड़ का लोन है। अब आप 30-35 लाख का अगर और लोन लेते तो आपकी 1 करोड़ 30-35 लाख की तो बन जाती आपकी लायबिलिटी, है ना, जो बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाती, जो आपको चुकाने में भी समय लगता, है ना, क्योंकि इतना तो आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से ड्रॉ करेंगे तो आपके जो दूसरे गोल्स के लिए पैसा जमा हो रहा है, किड्स एजुकेशन का, आपकी डॉटर के एजुकेशन के लिए, वेडिंग के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा, फिर उसमें गैप आ जाएगा। तो मैं कहा सबसे अच्छा होगा आपके लिए कि आप ये फ्लैट बेच दें, है ना। अब कई लोग को इस वीडियो को देखते वक्त भी लगेगा कि यार प्रॉपर्टी बेचने की एडवाइस दे रहे हैं, बट बेचने की एडवाइस इसलिए दे रहा हूँ कि उसके ऊपर कुछ लॉजिकल रीजन है, जो कि आखिर में क्लाइंट को भी समझ में आया। नंबर 1 रीजन है कि जो मैंने आपको बताया कि रेंटल यील्ड बहुत खराब है इंडिया में, रेसिडेंशियल रेंटल्स, अनलाइक दुबई एंड सिंगापुर या मे बी इन वेस्टर्न कंट्रीज, जहाँ पे ये रेंटल यील्ड 6-7-8% तक भी चले जाती है रेसिडेंस में। इंडिया में 2-2.5-3% से ऊपर नहीं जाती, तो वो काफी कम है। जबकि हमारी इन्फ्लेशन 5-6% रहती है, तो महंगाई दर से कम रेंटल यील्ड है, तो कहीं से भी रेसिडेंशियल रेंटल यील्ड में एडवाइजेबल नहीं है। तो एक तो रेंटल यील्ड बहुत कम है। दूसरा मैंने बताया कि अगर आप इस फ्लैट को बेच देते हैं तो ना कि आप अपने एग्जिस्टिंग फ्लैट का 20 लाख उसको क्लोज कर पाएंगे, बल्कि अपने नए फ्लैट के 80 लाख में से कम 40-50 का वहां उतार दें, है ना। तो 1 करोड़ पे आया, मान लीजिए 20 लाख तो लोन चुका, 80 लाख बचा। 80 लाख में से अगर उन्हें 30 लाख 35 लाख का इंटीरियर कराया, फिर भी उनके पास 45 से 50 लाख रुपए बचे, जिससे वो अपने नए अपार्टमेंट के लोन को और ज्यादा कम कर पाए, है ना। तो आप देखिए कि
एक तो पुअर रेंटल यील्ड से बच गए, दूसरा उन्होंने अपनी लायबिलिटी को कितना कम कर दिया। जहां वो 1 करोड़ की उनकी लायबिलिटी थी, जो 1 करोड़ 35-35 लाख हो सकती थी, वो मात्र 40-50 लाख की रह जाएगी, मतलब बहुत कम रह जाएगी। सोचिए 30-35 लाख वो यूज कर लिया, 20 लाख 80 लाख में, तो 50 लाख उतार के मतलब कितनी कम रह जाएगी उनकी लायबिलिटी, है ना। 1 करोड़ का फ्लैट बेचा, 20 लाख उतारे, 80 लाख बचा, 80 लाख में से 30-35 लाख उन्होंने अगर इंटीरियर यूज कर दिया, 40-50 लाख का अपना वो एग्जिस्टिंग लोन भी कम कर पाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो उनकी अब लायबिलिटी सिर्फ 30-40 लाख रुपए ही रह जाएगी, है ना। अब 30-40 लाख की अगर लायबिलिटी रहेगी तो वो 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो अपना टेन्योर कम कर सकते हैं, EMI सेम रखें, है ना, तो उनका जो 20 साल 18 साल रह गया था लोन में, वो कम होके 5-6-7 साल रह जाएगा। अगर वो उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपनी EMI को कम कर दिया 30-40 हजार, तो जो बचा हुआ पोर्शन है EMI का, उसको वो SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो SIP अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं लंबे समय पे जाके अपने पोर्टफोलियो पे और ज्यादा बढ़ोतरी पा पाएंगे। तो वो भी एनालिसिस उनको बताया, तो ये समझ के उनको थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग हुई कि हाँ यार, रेंटल यील्ड भी काफ़ी कम है, उसमें फ़ायदा नहीं, महंगाई दर से कम है। दूसरा, मेरी लायबिलिटी भी कम हो रही है, और तीसरा, अगर मैंने EMI मेरी प्रोपोर्शनेटली मैंने कम कर दी, वो तो SIP अमाउंट बचेगा 50-60 हज़ार रुपये का। अगर आप सोचिए, अभी क्लाइंट का 1 करोड़ 10 लाख का पोर्टफोलियो है, उसमें वो महीने की 1 लाख की SIP ऑलरेडी कर रहे हैं, 12 लाख रुपये। तो 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ 10 लाख तो 2.25 करोड़ बन जाएगा 15% के हिसाब से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और 1 लाख की SIP अगर कोई करता है तो 5 साल में 60 लाख की SIP करता है, 15-15.5 के हिसाब से 5-5.5 साल में लगभग 1 करोड़ वो हो जाएगा। तो 2.25 करोड़ प्लस 1 करोड़ जो रनिंग SIP का मतलब 3.25 करोड़। अगर यहाँ से वो 50-60 हजार की महीने की SIP और बढ़ा देते हैं, तो वो लगभग 6 लाख साल का और बढ़ा देंगे, और 6 लाख 5 साल का 30 लाख, मतलब 50 लाख रुपए वो और आ जाएगा। तो लगभग 3 करोड़ 75 लाख का तो यही हो गया। अब मैंने को बोला कि मान लीजिए आप अगले 5 साल में कहीं से आपको और बोनस आया, इंसेंटिव्स आए, कहीं से बल्क मनी आया, उसको भी आप इन्वेस्ट करोगे, तो आप 5 से 6 साल में एक 4.5-5 करोड़ के पोर्टफोलियो का टारगेट भी रख सकते हो, जो कि बहुत पावरफुल होगा आपके लिए, और हो सकता है आप अपने गोल समय से पहले ही अचीव कर पाए, और फाइनेंशियल फ्रीडम जैसा जो ड्रीम है ज्यादातर लोग का, वो भी आप अपने लिए अचीव कर पाओ, है ना। तो उनको काफी समझ में आया कि मैंने कहा देखिए, एक तो आपका पोर्टफोलियो बहुत तेजी से ग्रो करेगा, आप अपने घर में भी रहेंगे, और आपकी लायबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो अंत में जाके उन्होंने यही एडवाइस मानी, और बहुत जल्दी वो अपने फ्लैट को डिस्पोज करके इस स्ट्रैटेजी की तरफ आगे बढ़ेंगे। और देखिए, ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि हम लोग कई बार जब कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स में, तो म्यूचुअल फंड्स क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबल है, उसमें आराम से पैसा निकाला जा सकता है, लिक्विडिटी बहुत हाई है, तो कई बार हम बीच में अनप्लान्ड गोल्स के लिए बहुत ज्यादा पैसा उसमें से निकालते हैं बीच में। अगर आप भी के सामने भी ऐसा कोई सिमिलर सा गोल है, तो ऐसा करने से बचिए, क्योंकि अगर आप किसी अनप्लान्ड या शॉर्ट टर्म गोल के लिए, जिसके लिए आपने पैसा नहीं लगाया था म्यूचुअल फंड में, वहां से म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करेंगे, तो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे रिटायरमेंट या बच्चों के एजुकेशन, या आपको कोई अपना घर लेना है या कहीं पे फार्म हाउस लेना है, कोई भी ऐसा लॉन्ग टर्म गोल हो, उसको पूरा करने में आपको कठिनाई आएगी, है ना। तो ऐसा करने से बचिए, और लॉन्ग टर्म स्टोरी में ही म्यूचुअल फंड के साथ जुड़िए, और उसमें पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग करिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं, बहुत सारा ऐसा डेटा है जो आपको दिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है इस चीज के लिए। बट इस वीडियो को मैं फिलहाल यहीं पे खत्म करना चाहूंगा, यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और इससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स मिली होंगी, कि अगर आप भी अपने किसी फाइनेंशियल प्लानिंग गोल में अटके हुए हैं और दुविधा में है कि आपको पैसा कैसे अरेंज करना चाहिए, म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए, प्रॉपर्टी का क्या करना चाहिए, गोल्ड में लगाएं ना लगाएं, या कैसे अपने गोल्स को अचीव करें, तो आप हमें बेहिचक संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे, या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं। वी विल रीच आउट टू यू एंड विल हेल्प यू। पिछले 12 साल से ओपुलेंस वेल्थ ने 1000 से ज्यादा फैमिलीज को हेल्प किया है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग गोल्स को अचीव करने में, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में। तब तक आई होप आप हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, कीप रनिंग, कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।